एवरीवन, सभी का वेलकम है अगेन वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 16 अक्टूबर की क्लास है आज की। द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल को पढ़ेंगे। ओलंपियन हाइट्स इसका टाइटल है। पढ़ने में थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग फील हो सकता है, लेकिन अपने प्रोसेस करेंगे कहानी की तरह, स्टेप बाय स्टेप, हर वर्ड को ब्रेक करते हुए, तो पढ़ने में आपको आसानी होगी अगर इसी तरीके से आप आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल लिखा गया है 2036 में, आज से 13 साल बाद भारत के ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और क्यों भारत होस्ट करना चाहता है, एक क्रिटिकल एनालिसिस इस आर्टिकल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, हम जो भी क्लास करते हैं उसके साथ में क्विज अटैच्ड होता है, ज़रूर से इसका फ़ायदा उठाया करो। आज का क्विज भी आपके सामने है। इस क्विज को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पीडीएफ में ऊपर यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में ये क्विज रहता है। तो आज के क्विज में आपको 3 कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 ग्रामर वोकैब के क्वेश्चंस मिलेंगे और 2 ग्रामर के। तो जो चीज़ें आपसे शेयर की जाएं आप उनको अप्लाई करेंगे इस क्विज पे, ताकि 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये मोटिवेशन है क्विज आपका। कह रहा है जी, ओलंपियन हाइट्स। हाइट्स का मतलब होता है ऊंचाइयाँ, और ओलंपियन मतलब ओलंपिक से जुड़ी हुई। देखिए, वैसे ओलंपियन हाइट्स वो होती हैं जो ऊंचाइयाँ आपने कभी छुई ना हो। ओलंपिक जो है ना, सबसे ऊपर के गेम है, सबसे जो है हाईएस्ट लेवल के गेम्स हैं। और अगर ओलंपियन हाइट्स की बात कर रहे हैं तो ऐसी ऊंचाइयों को छूने की बात कर रहे हैं जिसको भारत अभी तक नहीं छू पाया है। और बात किसकी हो रही है? ऑन इंडियाज एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज द 2036 एडिशन। बात हो रही है भारत की कोशिशों की कि हम ऑर्गेनाइज करें, मेजबानी करें, होस्ट करें 2036 के ओलंपिक गेम्स के एडिशन का। ठीक है, तो अब से जो 13 साल बाद ओलंपिक्स होने वाले हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज करने की भारत में कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। क्या कहना चाह रहा है अपने को पता लगे। कह रहा है जी, इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ होस्टिंग द ओलंपियाड। कह रहा है भारत जो है ना, उसको मस्ट बी होना ही चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए चाहिए, बी मतलब होना। अच्छा, क्या होना चाहिए भाई भारत को? भारत को होना चाहिए वेरी, WARY। ध्यान से देखें इस वर्ड को। वेरी का मतलब होता है कॉशियस, किसी चीज़ के लिए चौकन्ना या सावचेत, है ना, सावधान। तो भारत को सावधान तो होना ही चाहिए। ऑफ लगा के बता रहा है किस बारे में? उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में, उन पेचीदगियों के बारे में, इंट्रिकेसीज़ के बारे में जो जुड़ी हुई हैं होस्ट करने से, मेजबानी करने से ओलंपियाड की या ओलंपिक गेम्स की। ओलंपिक्स को ही ओलंपियाड बोलते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक्स को होस्ट करने में गर्व तो बहुत है, प्राउड की फीलिंग तो बहुत है, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियाँ जुड़ी हुई हैं जो हमने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में उनका एक छोटा सा ट्रेलर भी देखा था। तो इन पेचीदगियों को भी भारत को सावधान होकर के चलना है अगर ओलंपिक्स को हम होस्ट करना चाहते हैं। इंडिया आपका सब्जेक्ट है, मस्ट बी पिंक कलर में इसकी वर्ब है। सारे सब्जेक्ट्स आपको ग्रीन कलर में मिलेंगे, सारी वर्ब्स आपको पिंक कलर में मिलेंगी। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। और याद रखें, जब भी मॉडल के बाद में बेस फॉर्म ना हो तो बी जो है ना, बी इसको चिपका दिया जाता है। ठीक है, इंडिया मस्ट, अब यहाँ पे कोई वर्ब तो है नहीं आगे, तो क्या करेंगे? मॉडल के बाद में जब कोई वर्ब ना हो तो बी फैमिली की बेस फॉर्म को बीच में लगा दिया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस, इंट्रिकेसी। वेरी का मतलब होता है सावधान, वेरी ऑफ, केयरफुल ऑफ, कॉग्निसेंट ऑफ या विजिलेंट अबाउट। इन चारों वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस ऑफ का ध्यान देना। वेरी, केयरफुल, कॉग्निसेंट, तीनों के बाद में ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बढ़े आगे। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे। स्मूथली सारे वर्ड्स को पढ़ लोगे ताकि बाद में पढ़ते हुए डिस्टर्बेंस नहीं हो। जरूर से क्लास को एक लाइक दें, क्लास को एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तलाश में आप यहाँ आके पहुँचे हैं ना, बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखने की, वो यहाँ आके पूरी होती है। हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इन क्लासेस के साथ में अगर आपको एडिशनल बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप को, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। जैसे कि राइटिंग का कोर्स है, जनरल कोर्स है जहाँ बेसिक्स टू एडवांस्ड आपको राइटिंग सिखाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। कोर्स के प्राइस पे थोड़ा इंक्रीज़ आने वाला है। इंक्रीज़ आने से पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं।
उसी तरीके से आपको यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा, अभी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीना पहले, जिसमें आपको यूपीएससी के हर एस्पेक्ट को इंग्लिश में हैंडल करना सिखाया जा रहा है। चाहे वो फिर एसए हो, प्रेसी हो, सीसेट हो, आंसर राइटिंग हो, कंपलसरी पेपर हो, वोकैब या ग्रामर हो। मेंटोरशिप भी अवेलेबल है इस कोर्स में। विद मेंटोरशिप या विदाउट मेंटोरशिप इस कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही आपको एसएससी बैंक के कोर्स भी मिल जाएंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एसएससी बैंक के कोर्सेज में कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है। इस साल के मेंस एग्जाम्स का फ़ायदा इन कोर्स के जरिए उठा पाएंगे। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, 5 वर्ड्स हैं, पाँचों वर्ड्स ही ऑलमोस्ट नए हैं, मतलब काफ़ी दिनों बाद आए हैं। शुरू कर लेते हैं रेटिसेंट से। देखिए, रेटिसेंट वो है जिसको बोलने का मन ना हो, साइलेंट हो, डिसइंक्लाइन टू टॉक हो। कुछ लोग होते हैं ना रिजर्व नेचर के, बहुत कम बोलते हैं, ज़रूरत भर का बोलते हैं, कभी कभी ज़रूरत नहीं होती, होती है तब भी नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों को आप बोलते हैं रेटिसेंट। द फैक्ट्री मैनेजर वॉज अ रेटिसेंट लेडी हु स्पोक वेरी लिटिल। फैक्ट्री की मैनेजर जो थी एक बहुत ही रिजर्व्ड नेचर की या साइलेंट टाइप की औरत थी जो बहुत ही कम बोला करती थी। हु स्पोक वेरी लिटिल। रेटिसेंट के नाउन फॉर्म होती है रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है चुप्पी और रेटिसेंट का मतलब होता है चुप। समझ पा रहे हैं चुप्पी और चुप में क्या फ़र्क है? नाउन एडजेक्टिव यही तो है, सुंदर और सुंदरता, चुप्पी और चुप, है ना। तो चुप्पी जो है नाउन है और रेटिसेंट मतलब चुप एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स हैं इसके टेसिटर्न, रिस्ट्रेंट, टाइट लिप्ड। टेसिटर्न एक एडवांस वर्ड है, वन वर्ड भी है। टेसिटर्न ऐसा आदमी जो बोलने के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड ना हो, है ना, रेटिसेंट का सिनोनिम है। चलिए अगला वर्ड है एफेमरल। बहुत दिनों बाद आया और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। एफेमरल का मतलब होता है नाशवान या ऐसी चीज़ जो वेरी शॉर्ट लिव्ड हो, यानी जिसकी मियाद जो है, लाइफ स्पान जो है बहुत कम हो, कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन, उसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी में एफेमरल। चिल्ड्रन बाय नेचर हैव एफेमरल और शॉर्ट लिव्ड स्पेल्स ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट। बच्चों का उनके नेचर के हिसाब से एंगर और रिसेंटमेंट का स्पेल जो है बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। एंगर मतलब गुस्सा, रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी। तो नाराज़गी और गुस्सा बच्चों का बहुत शॉर्ट लिव्ड या एफेमरल होता है। एफेमरल वर्ड बना है एफेमरा नाम के नाउन से। एफेमरा मतलब किसी भी चीज़ के नाशवान होने की क्वालिटी, नाउन फॉर्म में। आज इस वर्ड को आप एफेमरा को आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है यूफोरिया। बहुत दिनों बाद आया है वर्ड भी। यूफोरिया का मतलब होता है परमानंद, द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। द वर्ल्ड कप विन ब्रॉट अ टाइड ऑफ यूफोरिया फॉर द फैंस। वर्ल्ड कप में जो जीत थी वो एक सैलाब को, एक टाइड को लेकर के आई, परमानंद के, यूफोरिया के सभी फैंस के लिए। एक्सटेसी कॉमन सा सिनोनिम है यूफोरिया का। इलेशन, एक्सल्टेशन, ब्लिस, रैप्चर सभी एडवांस वर्ड्स हैं। आज यूफोरिया आया, कभी एक्सल्टेशन आ जाएगा, फिर 1 महीने बाद आप रैप्चर देखेंगे या इलेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स हैं, एक्सटेसी को जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला वर्ड है अपना पैलेटेबल। देखिए पैलेटेबल वो चीज़ है जो आपको स्वाद में अच्छी लगे, टेस्टी लगे, चाहे खाने के हिसाब से, चाहे मैं आपसे कोई ऐसी बात बोलूँ जो आपको अच्छी लग जाए। तो कोई खाने की चीज़ भी पैलेटेबल हो सकती है और किसी की कोई बातचीत भी पैलेटेबल हो सकती है। पैलेटेबल का बिल्कुल उल्टा होता है अनपैलेटेबल, ऐसी चीज़ जो खाने में बेस्वादी हो या ऐसी बात जो आपको भाए नहीं। प्लेजेंट और सूटेबल इसके सिनोनिम्स हैं पैलेटेबल के। बहुत ही प्यारा एडवांस्ड वन वर्ड है, याद रखें इसको। द आइडिया ऑफ वर्किंग वुमेन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। जो ये विचार है, आइडिया है वर्किंग वुमेन का, इंडिपेंडेंट काम करने वाली आज़ाद औरतों का, ये आज भी पैलेटेबल नहीं है, आज भी प्लेजेंट या सूटेबल नहीं लगता बहुत सारे गांव में रहने वाले लोगों को, रूरल हाउस होल्ड्स को, है ना। सेवरी जो है पैलेटेबल का सिनोनिम है, वही जो मन को भाए, जीभ को भाए, है ना, सेवरी। टूथसम, एग्रीएबल, सेवरी इसके सिनोनिम्स हैं। सेवरी वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे। इनफैक्ट आज आप वर्ड जो देखेंगे ना वो देखेंगे अनसेवरी। अब सेवरी का उल्टा क्या हो गया? अनसेवरी, है ना, अनपैलेटेबल। तो ये अनसेवरी मतलब जो अच्छा ना लगे आपको। चलिए लास्ट वर्ड है अपना, या सेकंड लास्ट वर्ड है प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है जो चीज़ आपको प्रोहिबिट करे या लिमिट करे। और क्यों? क्योंकि वो अपने क्वांटिटी में या साइज में या कीमत में बहुत बड़ी है। जैसे कोई कपड़ा पसंद आया आपको, जैकेट पसंद आई, आप जैकेट लेने गए और आपको पता लगा ये जैकेट तो 52,000 की है। ठीक है, आपके सारे सपने टूट गए, ये 52,000 की जैकेट तो कभी ना ले पाऊंगा, है ना। तो ये जो जैकेट की कॉस्ट है ना, ये प्रोहिबिटिव है आपके लिए। जैसे आपका मन हुआ मैं ओलंपिक्स खेलने जाऊंगा, ओलंपिक्स में जब आप खेलने के लिए तैयारी करने गए कोच के पास तो आपको पता लगा
ओलंपिक्स के लिए तो आपको 10 साल की पहले प्रिपरेशन चाहिए। तो ओलंपिक्स का ये जो बेसिक मापदंड है ये प्रोहिबिटिव है, 10 साल पहले करोगे तभी ओलंपिक्स में जा पाओगे। समझ पा रहे हैं ना? डिस्करेज करे किसी ऐसी चीज़ का कोई नेचर जो बहुत एक्सेसिव हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, कीमत में, आकार में, दाम में, साइज़ में। द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन मेट्रो सिटीज़ इज़ क्वाइट प्रोहिबिटिव। प्रॉपर्टी की कीमत जो है मेट्रो सिटीज़ में बहुत प्रोहिबिटिव है, बहुत बंधनकारी है। हर आदमी जो है मेट्रो में सिटीज़ के अंदर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। यूसूरियस इसका एक बहुत एडवांस सिनोनिम है, शायद आपको याद रहे या ना रहे, फिर किसी क्लास में आएगा वहाँ पे इसको ब्रेक करके बताऊंगा। डिस्करेजिंग, रेस्ट्रिक्टिव, एक्सोर्बिटेंट, ये कॉमन सा वर्ड है। एक्सोर्बिटेंट, ज़रूर से ज़्यादा महंगा, एक्सोर्बिटेंट। ठीक है, चलिए 5-6 वर्ड्स हो गए। अब जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा आर्टिकल के दौरान। जल्दी से एक समरी ले लो आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। देखिए, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कसौटी है। जो भी कंट्री और ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर लेती है उसकी सॉफ्ट पावर जो है ना इस्टेब्लिश हो जाती है दुनिया में। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी इंडिया से छोटी कंट्रीज जो हैं, जैसे कि मैक्सिको, ब्राज़ील, ऐसी कंट्रीज़ भी ओलंपिक को होस्ट कर चुकी हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आज तक होस्टिंग का काम अभी तक नहीं हुआ। चाइना, जापान और साउथ कोरिया को छोड़ करके किसी भी एशियन कंट्री ने ओलंपिक्स को होस्ट नहीं किया। 2036 में भारत अब ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए अपनी दावेदारी को आगे रख रहा है, और ये बड़ी प्राउड की और गर्व की बात है हम सभी के लिए। हम इस बात का वेलकम करते हैं। जैसे ही भारत ओलंपिक होस्ट करेगा, अपने आप ही डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर में चाइना और रशिया और यूएस और यूरोप जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करना बहुत महंगा हो चला है आजकल। रिसेंट में 2016 के रियो ओलंपिक्स हुए थे, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे जो 21 में हुए हैं। बहुत बड़े खर्चे की वजह से लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था सरकारों को टोक्यो और रियो ओलंपिक्स के दौरान। तो कहीं ऐसा इंडिया में तो नहीं हो जाएगा? खर्चा बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सोच समझ करके ओलंपिक्स की होस्टिंग को हमें अपने यहाँ पे लेना है। तो आज के एक एनालाइजिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, एनालाइज करके बता रहा है ओलंपिक को होस्ट करने के क्या मायने हैं। चलिए, मोटा मोटा समरी मैंने आपको दे दिया है, अब आर्टिकल पढ़ोगे तो ये डिटेल में आ जाएगा। कह रहे जी, फ्रॉम टाइम इमोरियल द ओलंपिक्स हैज़ बीन यूज्ड एज अ सॉफ्ट पावर मीडियम। कह रहे जी, चिर प्राचीन काल से ही। टाइम इमेमोरियल का मतलब है ऐसा टाइम जो हमें याद भी नहीं है, डिस्टेंट पास्ट, हजारों साल। कह रहे जी, अर्ली हिस्ट्री से अगर देखा जाए, चिर प्राचीन काल से देखा जाए, तो ओलंपिक्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया गया है, यूज़ किया गया है एक सॉफ्ट पावर मीडियम के लिए। सॉफ्ट पावर क्या होती है? आपकी बातों की पावर, आपके कल्चर की पावर, आपकी डिप्लोमेसी और इकोनॉमी की पावर, मिलिट्री की पावर नहीं। आपके नाम से ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ये आपकी सॉफ्ट पावर है। तो ओलंपिक्स को अपनी सॉफ्ट पावर के एक मीडियम के जरिए के तौर पे इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ओलंपिक्स हैज़ बीन यूज्ड। समझ गए? ओलंपिक्स सब्जेक्ट है, वर्ब इसकी हैज़ बीन यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव के अंदर लगाया गया है। एक सवाल आपसे यहीं पूछ लेता हूँ, ओलंपिक्स, ओलंपिक्स ऐसा आ रहा है ना पीछे, तो वर्ब हैज़ क्यों लगी है? अरे वर्ब तो है होनी चाहिए ना, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने सीखा है। चलो अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आऊँगा, इस कॉन्सेप्ट को आपको करवाएंगे। ओलंपिक्स के साथ में हैव ना लगा के हैज़ क्यों लगाया गया है? कह रहे गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैव बेट ऑन द स्पोर्टिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल इम्पैक्ट द गेम्स कैन लीव। कह रहे दुनिया की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड हैं, वो बेट कर चुकी हैं। बेट करना यानी किसी चीज़ पे शर्त लगाना, या किसी चीज़ का क्या करते हैं, बैटिंग समझते हैं ना, दावा ठोकना है, शर्त ठोकना। तो किस इस चीज़ पे शर्त रख चुकी है, शर्त लगा चुकी हैं या ठोक चुकी हैं दावा, और किस पे? उस स्पोर्टिंग, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर इम्पैक्ट पे, उस खेलों वाले आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पे, जिसको ये गेम जो है छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। तो अगर आपने ओलंपिक को होस्ट कर लिया तो बहुत सारा स्पोर्टिंग, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर इम्पैक्ट जो है आप दुनिया पे डालेंगे। अच्छा, और साथ ही साथ किसके? कह रहे जी एज वेल एज ऑन द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी द होस्टिंग ऑफ द इवेंट कैन ब्रिंग। साथ ही साथ ये बेट कर चुकी हैं उस पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पे, उस राजनीतिक वैधानिकता पे, जिसको होस्ट करने का काम है इस इवेंट को, वो लेकर के आता है। तो ऐसा नहीं है सूडान जो है, साउथ सूडान जिसमें सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे ओलंपिक्स हो जाएगा। ओलंपिक्स वही होगा जो एक स्टेबल डेमोक्रेसी होगी, जहाँ पे पॉलिटिकल करेंसी होगी, लेजिटिमेसी होगी। तो
ओलंपिक्स होस्ट करके सरकारें ये सिग्नल देती हैं कि हम पॉलिटिकली बहुत लेजिटिमेट हैं। आ रही बात समझ में? हमारी सोवर्निटी जो है वो अनब्रेकेबल है। तो इस तरीके से सरकारें जो है अपना प्रभाव छोड़ने के लिए और अपनी राजनीतिक ताकत को दिखाने के लिए होस्ट करवाती हैं ओलंपिक्स को। कहने का मतलब ये थोड़ा मैं खोल के इसीलिए बता रहा हूँ, मीनिंग निकालना अलग चीज़ है और मायने समझना अलग चीज़ है शब्दों के, है ना, वर्ड्स के। गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव बेट, गेम्स की वर्ब है कैन लीव, होस्टिंग की वर्ब है कैन ब्रिंग। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधानिकता, किसी चीज़ के सही होने की क्वालिटी, लेजिटिमेट होने की क्वालिटी। अच्छा, हैव के बाद में बेट की थर्ड फॉर्म होती है बेटेड, यहाँ इस्तेमाल नहीं की गई। क्या रीज़न है भाई? आज के एडिटोरियल में लगता है बहुत सारी गलतियाँ हैं, है ना, ऐसा ही है ना। चलो ये भी सवाल है आपसे, अब ये दोनों कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। हैव के बाद में बेट की थर्ड फॉर्म बेटेड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कह रहे जी पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप, पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील ऑफ 2010s आर विविड एग्जाम्पल्स। कह रहे जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो यूरोप है और साउथ अफ्रीका के रिवोल्यूशन के बाद का जो साउथ अफ्रीका है पोस्ट अपार्थाइड, तो ये पीरियड आप पढ़ेंगे ना, अपार्थाइड का पीरियड क्या होता है, जब काले और गोरों का भेद था, वहाँ पे बहुत सारा रेसिज्म था, तो ये पीरियड जब चला गया। कह रहे जी ये जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका है और जो यूरोप है 2010 का जो ब्राज़ील है, ये विविड एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत ही लाइवली एग्जाम्पल्स हैं। विविड का मतलब होता है एकदम एनिमेटेड, लाइवली। अगर आपको देखना हो कि यूरोप जैसे ही वॉर से छूटा, ब्राज़ील जैसे ही ये अपार्थाइड पीरियड से छूटा, तो कैसे उसने ओलंपिक्स को होस्ट करके दुनिया को दिखाया। तो बारी अब हमारी है। यूरोप, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, इन तीनों की वर्ब है आर। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जी पीएम या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट एट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और आईओसी सेशन इन मुंबई दैट इंडिया वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन इट्स एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइज द 2036 edition of the quadrennial extravaganza is to be seen in this light। बहुत ही प्यारा सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस समझ में आता है तो आपकी रीडिंग बहुत पावरफुल है ना, अच्छी है, ठीक ठाक है। पीएम मोदी की जो अनाउंसमेंट है ना, और कब कह रहे, ये अनाउंसमेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन के दौरान, आईओसी के एक सेशन के दौरान जो हुआ मुंबई में। और अनाउंसमेंट क्या है जी? अनाउंसमेंट ये है दैट कि इंडिया लीव करेगा, इंडिया छोड़ेगा किसी भी स्टोन को अनटर्न नहीं। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कोई गुंजाइश, कोई कसर ना छोड़ना, पूरा जोर लगा देना। तो इंडिया जो है किसी भी पत्थर को, स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ेगा, या इंडिया पूरा जोर लगा देगा अपने एफर्ट्स में, अपनी कोशिशों में कि ऑर्गेनाइज कर सके 2036 के एडिशन को इस क्वाड्रिनियल एक्स्ट्रावेगेंजा के। देखिए क्वाड्रिनियल का मतलब है जो 4 साल में एक बार हो। क्वाड्रो मतलब 4, इनियल मतलब ईयर्स। जो चीज़ 4 साल में एक बार होती है क्वाड्रिनियल। और एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब होता है जी देखने में जो चीज़ बड़ी शानदार हो, बड़ा खर्चा करके की गई हो, जिसमें बहुत सारा धूमधाम, है ना, स्पेक्टेकल हो। कोई बड़ा मैच है, बड़ा टूर्नामेंट है, लाइट्स हों, दर्शक हों, चीयर लीडर्स हों, समझ गए। तो 2036 के एडिशन को जो 4 साल में एक बार होता है, जो एक्स्ट्रावेगेंजा, कह रहा है ये जो अनाउंसमेंट है ना कि ऐसा होगा, ये अनाउंसमेंट ही इज़ टू बी सीन, इज़ टू बी सीन, इस अनाउंसमेंट को देखा जाना चाहिए, इज़ टू बी सीन, इसी लाइट में, इसी निगाह से। तो जो ऊपर इन्होंने यूरोप ने, ब्राज़ील ने किया है, वही हम कर रहे हैं 2023 में। हमें भी उसी लाइट में आप देखो, हमारा देश भी अब स्टेबल हो चुका है हर तरीके से ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मीनिंग समझ गए सेंटेंस का? अब स्ट्रक्चर देख लो। अनाउंसमेंट की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है वुड लीव, दैट यहाँ पे एक कंजंक्शन है, इसको आप किसी का सब्जेक्ट ना बनाएं। इंडिया सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी वुड लीव। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बता दिया मैंने आपको, पूरी कसर, कोई कसर ना छोड़ना, सब कुछ करना जो आपके बूते में हो किसी काम को पूरा करने के लिए या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। जैसे आप बोल सकते हैं आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्रैक द प्रीलिम्स एंड मेंस दिस ईयर। इस साल मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक करने की, इस एग्ज़ाम के। एक्स्ट्रावेगेंजा मैंने आपको बता दिया, इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं धूम धड़क्के वालों की, जनरली इनमें पैसा बड़ा खर्च होता है। क्वाड्रिनियल वर्ड मैंने जो आपको बताया ना, इसको एक दूसरे वर्ड से कंफ्यूज मत करना, जो कि है क्वाड्रेन्यूल। लिख देता हूँ क्वाड्रेन्यूल। स्पेलिंग इसकी ऐसी आएगी क्योंकि ये कई डिक्शनरीज में मिलेगा और कई में नहीं मिलेगा। क्वाड्रेन्यूल का मतलब होता है जी 4 times इन अ ईयर।
बात समझे? एनुअल और इनियल को पकड़ लोगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेन्युअल का मतलब है साल में 4 बार हर 3 महीने से। क्वाड्रीनियल का मतलब है 4 साल में एक बार हर 48 महीने से। ठीक है, तो इस तरीके से एनुअल और इनियल से बाईनियल, बायनुअल। बाईनियल मतलब 2 साल में एक बार, बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार। तो इस फर्क को आप हमेशा एनुअल और इनियल से कनेक्ट करके रखेंगे। पके पकाए नोट्स देता हूं मैं आपको, जो बच्चे रेगुलर हैं सीधे एग्जाम के लिए अब रेडी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दैट इंडिया हैज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन यूथ ओलंपिक्स एज अ प्रिकर्सर is a clear signal that it wants to shut the reticence that came with the unsavory happenings at the scam-ridden and inaptly handled 2010 Delhi Commonwealth Games। अब ये बात भी है सही। कह रहा है जी दैट ये बात की, कौन सी बात? बात ये कि इंडिया ने एक्सप्रेस किया है अपने इंटरेस्ट को, इंडिया ने अपने रुचि को, इंटरेस्ट को दिखाया है। और किसमें? यूथ ओलंपिक्स में। और कैसे? एक प्रिकर्सर के तौर पे, एक फर्स्ट स्टेप के तौर पे। प्रिकर्सर क्या होता है? जो मेन चीज़ से पहले आता है। जैसे खाने से पहले क्या आ गया? मान लीजिए सूप आ गया, तो सूप आया तो मतलब खाना आने वाला है। समझ पा रहे मेरी बात को? जैसे इसी तरह से आप प्रिकर्सर को देखेंगे, जैसे जनवरी से पहले, फरवरी से पहले क्या आता है? जनवरी आता है, तो जनवरी जो है फरवरी का प्रिकर्सर है। तो कह रहे भारत ने भी इंटरेस्ट दिखाया है यूथ ओलंपिक्स में एक प्रिकर्सर के तौर पे, एक फर्स्ट स्टेप के तौर पे। कह रहे ये जो चीज़ है ना दैट, ये एक क्लियर सिग्नल है, साफ साफ सिग्नल है दैट इस चीज़ का कि ये जो है ना इंडिया, ये चाहता है, इट वांट्स, और क्या कि ये शेड करे अपनी रेटिसेंस को। शेड का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। रेटिसेंस मैंने आपको बताया था चुप्पी। तो इंडिया जो है अपनी चुप्पी को, अपने रिजर्व नेचर को ख़त्म करे। और ये कहाँ से आया था रिजर्व नेचर? ये रिजर्व नेचर आया था दैट केम उस अनसेवरी हैपनिंग्स के साथ में, उस बेस्वादी घटनाक्रम के साथ में। अनसेवरी याद है ना, जिसका स्वाद अच्छा ना हो, जो बड़ा ही फीका हो या बड़ा ही मन को ना भाता हो। तो उन हैपनिंग्स के साथ में आया था, उन घटनाक्रम के साथ में आया था जो हमारे लिए बड़े ख़राब थे। और कहाँ पे ये सारे घटनाक्रम हुए थे? 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो कि स्कैम रिडन थे और इनएप्टली हैंडल थे। स्कैम रिडन मतलब स्कैम से छलनी हुए हुए, रिडन मतलब समझ रहे ना, स्कैम ने, जिनमें हर तरफ जिसमें स्कैम मिलेगा, ये स्कैम की पीठ पे सवार थे, स्कैम को राइड करते आए थे, ऐसा समझ लो। और बहुत ही बुरे तरीके से हैंडल थे सुरेश कलमाड़ी के द्वारा, इनएप्टली हैंडल थे। इनएप्टली मतलब क्लमजली, ऑकवर्डली। एक बार सेंटेंस रिपीट कर दूं मैं। कह रहा है जी ये बात की इंडिया ने एक्सप्रेस कर दिया है अपनी रुचि को, अपने इंटरेस्ट को यूथ ओलंपिक्स में, फर्स्ट स्टेप के तौर पे ओलंपिक्स के लिए। पहले यूथ ओलंपिक्स करवाएंगे, फिर ओलंपिक्स करवाएंगे। कह रहे ये बात अपने आप में क्लियर सिग्नल है कि भारत अपनी चुप्पी को, अपनी शर्म को अब छोड़ना चाहता है, शेड करना चाहता है उस रेटिसेंस को। और ये शर्म कहाँ से आई थी? ये शर्म आई थी इस शर्मनाक काम से। और ये शर्मनाक जो शर्म थी, ये थी उन अनसेवरी हैपनिंग से, उन बिना स्वाद के या बुरे घटनाक्रम से, डेवलपमेंट से, जो हुई थी 2010 के सुरेश कलमाड़ी वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये वही कॉमनवेल्थ गेम्स हैं जो स्कैम रिडन है और इनएप्टली हैंडल्ड हैं। ये सारे गेम्स स्कैम की पीठ पे सवार थे। सारे के सारे गेम्स के अंदर आपको स्कैम मिलेंगे, और साथ में इनको हैंडल भी बड़े बुरे तरीके से, इनएप्ट मैनर में, बेवकूफ़ी के साथ में किया गया था। चलिए अब स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। दैट की वर्ब है इज, दैट के बाद में एक नाउन आया सीधे सीधे, नाउन की खुद की वर्ब है, तो दैट अपनी वर्ब अलग से लेता है। इंडिया की वर्ब है हैज़ एक्सप्रेस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इट की वर्ब है वांट्स, इट आया ऑफ कोर्स इंडिया के लिए। दैट आया है, दैट की वर्ब है केम, दैट आया रेटिसेंस के लिए। रेटिसेंस यानी आपकी चुप्पी, आपका जो है किसी चीज़ को लेकर के रिजर्व नेचर है ना, साइलेंस बोल सकते हैं। शेड का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। तो अपनी शर्म से और चुप्पी से हमने छुटकारा पा लिया है। 2010 में जो किया था उसको 23 में सही करके दिखाएंगे। अनसेवरी, अनपैलेटेबल, याद होंगे वर्ड्स आपको? पैलेटेबल, अनपैलेटेबल, सेवरी और अनसेवरी, है ना। जो स्वाद को या मन को अच्छा ना लगे वो अनसेवरी है। चलिए वो कैब बड़ी अच्छी है। इनएप्टली मतलब बहुत ख़राब मैनर में, क्लमजली या इन अ बैड मैनर। कह रहे जी दो द रेटिफिकेशन ऑफ द होस्ट सिटी फॉर 2036 विल टेक टाइम। अब देखो बीच में डैश लगे हुए हैं, दो हाइफन के बीच का जो कंटेंट है इसको छोड़ दो, ताकि आपका सेंटेंस जो है उसमें कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद वाला और पहले वाला पढ़ लो। कह रहा है जी दो द रेटिफिकेशन ऑफ द होस्ट सिटी फॉर 2036 विल टेक टाइम एंड देयर विल बी अदर क्लेमेंट्स, द मूव lays bare
इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस। कह रहे हैं हालांकि जो रेटिफिकेशन है, रेटिफिकेशन का मतलब होता है जी ऑफिशियल तौर पे किसी चीज़ का अप्रूवल। कह रहा है जी ऑफिशियल अप्रूवल जो है होस्ट सिटी का, कहाँ पे ओलंपिक्स रखे जाएंगे, होस्ट कौन करेगा। कह रहे हैं 2036 के लिए। कह रहे हैं अभी इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है इंडिया ने बोला हम करेंगे तो भी मंगलवार को बोला तो गुरुवार को इंडिया का नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। रेटिफिकेशन ऑफिशियल अप्रूवल में अभी लगने वाला है टाइम, बीच वाला छोड़ दो। और कह रहे हैं दूसरे क्लेमेंट्स भी होंगे इंडिया की तरह, हो सकता है जापान बोले हम करवाएंगे, कोरिया बोले हम करवाएंगे। कह रहे हैं फिर भी ये जो मूव है ना, ये जो हरकत है जो इंडिया ने की है, ये ले बेयर करती है, ये सबके सामने क्लियरली रखती है। बेयर का मतलब होता है निर्वस्त्र, न्यूड। ले का मतलब होता है रखना। अगर किसी चीज़ को आप न्यूड करके रख रहे हैं तो उसको सबके सामने क्लियरली रख रहे हैं। ये जो हरकत है भारत की, ये क्लियर रखती है भारत के ग्लोबल एम्बिशंस को, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को। तो नाम हमारा आए या ना आए, आज आए या कल आए, लेकिन ये पता लग गया कि हम चाहते क्या है। बात समझ गए ना, सेंटेंस का इंटेंट क्या है। रेटिफिकेशन ऑफिशियल अप्रूवल या कंफर्मेशन को बोलते हैं। वर्ब है इसकी विल टेक, क्लेमेंट्स की वर्ब है विल बी, देयर से क्लोज शुरू हुआ है इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। मूव की वर्ब है लेज बेयर। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, आपकी एस्पिरेशंस, आपके बड़े बड़े हाई एम या सपने। ये जो बीच वाला था इसको भी देख लो, बीच में बस कुछ नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ब्रिस्बेन वॉज सिलेक्टेड फॉर 2032 एडिशन ओनली इन जुलाई 2021। ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में है ना, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन और प्रिटोरिया, मतलब ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, देख लेना। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन काउंटी को या प्रोविंस को सिलेक्ट किया गया था 2032 के एडिशन के लिए, अभी जुलाई 2021 में। तो 36 की बारी अभी बाकी है। बढ़े आगे। क्वींसलैंड की जो है कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन। कह रहे जी बी इट थ्रू द डिज़ायर फॉर ए परमानेंट मेंबरशिप एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और द यूफोरिया सराउंडिंग द G20 presidency, India has consistently sought a seat at the high table। अब बता रहे हैं इस ओलंपिक से आगे भी हमारे एम्बिशंस हैं। कह रहे हैं जी बी इट चाहे बात हो। बी इट का मतलब क्या होता है, चाहे बात हो। और कैसे हो, चाहे बात हो जरिए थ्रू उस डिज़ायर के, उस इच्छा के, उस ख्वाहिश के, जो है एक परमानेंट मेंबरशिप की UNSC में, सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा महासभा में। और या फिर बात हो उस यूफोरिया की, उस परमानंद की, उस एक्सट्रीम जॉय की, एक्सटेसी की, जो चारों तरफ है या सराउंड करता है हमारी G20 की प्रेसिडेंसी को। चाहे कहीं भी देख लो आप, इंडिया जो है ना उसने लगातार सॉर्ट किया है, मांगा है एक सीट को हाई टेबल पे। हम ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहते हैं, UNSC में परमानेंट मेंबरशिप का भी दावा है हमारा, और G20 को प्रेसिडेंसी भी इस साल जो है हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो हर तरीके से आप इंडिया को हाई टेबल पे 2023 में बैठता हुआ देखते हैं ना, आगे यहाँ से बैठता हुआ देखते रहेंगे। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस की। बी इट मैंने आपको बता दिया, चाहे बात हो। यूफोरिया मतलब रैप्चर, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी, परमानंद, किसी चीज़ को लेकर के, एक्सट्रीम जॉय या हैप्पीनेस, है ना। इंडिया की वो है हैज सॉट। चलिए कह रहे द टैग ऑफ एन ओलंपिक होस्ट कैन गिव इट अ वेंटेज पोजीशन इन अ शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एक ओलंपिक होस्ट का जो टैग है, ओलंपिक के मेज़बान का जो एक टैग है, जो बिल्ला है, वो दे सकता है इंडिया को एक वेंटेज पोजीशन। वेंटेज पोजीशन क्या है, जिसमें एडवांटेज हो। वेंटेज जो है एडवांटेज से ही बना है, जिसके अंदर आप बहुत ऊपर खड़े हो पहाड़ की चोटी पे और सब कुछ देख पाएँ, वो होती है वेंटेज पोजीशन। तो भारत को भी एक टॉप पोजीशन मिलेगी, जिससे भारत को एडवांटेज मिलेगी, एज वाली पोजीशन मिलेगी, है ना। और कह रहा है कहाँ पे, एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर में, एक ऐसे विश्व के नए घटनाक्रम में जो शिफ्ट कर रहा है, जो नया है ना। पहले अमेरिका और रशिया होते थे, अब अमेरिका है, चाइना अलग है, इधर इंडिया खड़ा है, उधर जापान, ऑस्ट्रेलिया अपने अलग खड़े हैं, यूरोप अलग है। तो शिफ्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर में एक नई पोजीशन इंडिया को मिल रही है। चलिए अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं ग्रामर के, फटाफट उनको देखेंगे, फिर अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। ओलंपिक्स करवाने के नुकसान फ़ायदे क्या हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में ऐसे हैं जिनके पीछे एस लगता है, लेकिन वो दिखावे के लिए। उस एस के लगने के बावजूद वो वर्ड सभी के सभी सिंगुलर हैं, ठीक है। अब वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, लिस्ट आपके सामने है, एक सेकेंड, ये है लिस्ट। ये सारी बीमारियां, मम्स, रिकेट्स, एड्स, डायबिटीज़, एस लग रहा है लेकिन इस एस पे मत जाना, ये एस सिंगुलर ही है, ये एस लगने के बाद भी ये बीमारी। ये सारे सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, है ना, सोशल स्टडीज़, तो ये सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट तो सिंगुलर ही होता है। ये दोनों गेम्स, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स,
दोनों खेल है, पीछे एस लगा करके आते हैं। और ये कुछ नाउन्स हैं जैसे ओलंपिक्स, शैम्बल्स, मीन्स। मीन्स जब एस लग जाता है तो इसका मतलब होता है जरिया। मीन का मतलब होता है माध्य या एवरेज, लेकिन मीन्स का मतलब होता है जरिया। तो जरिया वाला जो मीन्स है वो सिंगुलर ही है, लेकिन पीछे एस लेता है। तो अ मीन्स, ऑल मीन्स, एनी मीन्स, इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, अराजकता, एनार्की। तो अ शैम्बल्स लगा हुआ आप हमेशा ये फ्रेज देखेंगे। शैम्बल्स एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। फिर दो तीन वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे एस तो लगा है, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल में बराबर है। मतलब चाहे सिंगुलर हो तब भी एस लगेगा, चाहे वो वर्ड्स प्लूरल हो तब भी एस लगेगा। यहाँ तो एस लगने के बाद वो वर्ड सिंगुलर हैं, लेकिन तीन वर्ड्स ये हैं जो सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें सेंटेंस में उस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं। स्पीसीज, वेयर अबाउट्स और सीरीज, ये तीनों वर्ड्स हैं। स्पीसीज मतलब प्रजाति, वेयर अबाउट्स का मतलब है अता पता या एड्रेस, सीरीज का मतलब है श्रृंखला। यूज़ करके दिखा देते हैं। द ह्यूमन स्पीसीज हैज़ या हैव द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निजेंस, और मैनी एनिमल स्पीसीज हैज़ या हैव द एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। ह्यूमन स्पीसीज सिंगुलर है, स्पीसीज है ना, यहाँ पे स्पीसीज सिंगुलर है, आदमी की प्रजाति की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हैज़ का, समझे। लेकिन एनिमल स्पीसीज के आगे मैनी लगा दिया गया तो कई प्रजातियों की बात हो रही है, जानवरों की, यहाँ पे इस्तेमाल होगा हैव का। तो स्पीसीज वर्ड की यही खासियत है, जैसा वक्त वैसी वर्ब ले लेगा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल में अपनी फॉर्म को कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। एस के साथ ही आएगा, कहने का मतलब ये। गवर्नमेंट्स यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी। सरकारें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ करती हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करती हैं एक जरिए के तौर पे स्टेबिलिटी लाने का। जरिया चाहिए, जरिया, अ लग गया, मीन्स सिंगुलर होगा, समझ पाए ना। मीन मत लिखना, मीन का मतलब होता है माध्य या एवरेज, उसकी बात नहीं हो रही, मीन्स की बात हो रही है, और मीन्स का मतलब होता है जी जरिया। व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ, ये सेंटेंस पूरा ऐसा ही है, देखो ये तब यूज करती हैं जब उनकी इकोनॉमीज अराजकता में होती हैं। तो व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल्स, ठीक है, इन अ शैम्बल्स। शैम्बल जो ऐसा वर्ड है, पीछे एस लेता है, आगे अ लेता है, इसका मतलब है अराजकता का माहौल। लास्ट सेंटेंस देखेंगे। हर डायबिटीज हैज़ या हैव एंटर्ड अ डेंजरस फेज। उसकी डायबिटीज जो है एक बहुत ही मुश्किल पड़ाव में आ चुकी है। सभी लोग इस सेंटेंस को सही करेंगे, मुझे पता है बहुत ईजी है, कोई गलत नहीं करेगा, कमेंट्स में डाल देना। डायबिटीज़ प्लस में हैज़ लगाऊं या डायबिटीज़ प्लस में हैव लगाऊं। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका, डालना इसका आंसर और लिख के बताया करो सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या नहीं समझ में आया तब भी लिख के बताया करो सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लगा। चलिए, दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे पूछा, हैव के बाद में बेटेड क्यों नहीं लिखा। सिंपल सा जवाब, इसका जवाब है बैट एक ऐसी वर्ब है अंग्रेजी में जिसकी V1 V2 V3 बैटी होती है। अब ये सारी वर्ब्स जिनकी V1 V2 V3 चेंज नहीं होगी मैंने आपके सामने लिख दी। कट, पुट, सेट, रीड, बेट, बिड, वेड। वेड मतलब शादी करना, बिड मतलब दावा ठोकना, बैट मतलब शर्त लगाना, पढ़ना, सेट करना, रखना, काटना। फिर ये कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये आप जानते ही हैं। V1 V2 V3 इनकी सेम रहती है, पीछे ईडी नहीं लगता। स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं लगता, कुछ डिक्शनरी लगा देती हैं बोलने वाली जो है इंग्लिश के हिसाब से। लिखने वाली इंग्लिश में देखो ब्रॉडकास्टेड लिखा ना, नीचे देखो रेड वाला आ गया ना नीचे मार्क, तो ब्रॉडकास्टेड जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। फिर ये तीन वर्ब्स हैं जो काटने पीटने और चोट मारने के लिए यूज होती हैं, हर्ट, हिट और स्प्लिट। V1 V2 V3 बराबर होगी। फिर ये चार है, रीड तो ऊपर आ चुकी पहले ही, तो ये चार बची हैं, या तीन मान लो, कोस्ट, स्प्रेड और बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब है फोड़ना किसी टायर को, गुब्बारे को। स्प्रेड का मतलब है फैलना। कोस्ट का मतलब है कीमत रखना। द न्यूज़ ऑफ द वॉर स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। वॉर की न्यूज़ जो है फैल गई जंगल की आग की तरह। स्प्रेडेड गलत है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ठीक है। एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, सब लोग सही करेंगे, पूरा सेंटेंस सही करके लिखना, सुंदर सुंदर। द इन्फ्लेशन हैज़ हर्टेड द कॉमन मैन एंड हैज़ कॉस्टेड द नेशन डियरली। इन्फ्लेशन ने आम आदमी को हर्ट किया है और कॉस्ट किया है, कीमत रखी है पूरे नेशन पे बहुत ज़्यादा, यानी पूरा नेशन जो है बहुत बड़ी कीमत इसकी चुका रहा है। कोशिश करो, सही करो, कमेंट्स में डालो, गलत होगा तो वहाँ पे आपको रिप्लाई करके बताएंगे। बढ़े आगे। तो ये आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, स्पोर्टिंग वाइज इट इज़ क्लियर दैट इंडिया वांट्स टू बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग टेलविंड produced by the stellar 107 medal show
एट द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स। कह रहे अगर स्पोर्टिंग वाइज देखें, खेलों के हिसाब से देखें, तो ये चीज़ बड़ी साफ है कि भारत जो है चाहता है कि वो बेनिफिट करे। इंडिया वांट्स टू बेनिफिट, बेनिफिट करे यानी फ़ायदा उठाए। और किसका? फ्रॉम लगा के बता रहा है, उस स्ट्रॉन्ग टेल विंड का, उस बड़ी ही अच्छी एडवांटेजियस कंडीशंस का। टेल विंड मतलब एडवांटेजियस कंडीशंस, आपकी फेवरेबल कंडीशंस जो प्रोड्यूस की गई हैं उस बड़ी ही शानदार यानी स्टेलर 107 मेडल वाले शो से, परफॉर्मेंस से, और कहाँ पे? रिसेंट में कंक्लूड हुए एशियन गेम्स में। तो हम यही चाहते हैं कि एशियन गेम्स में जो अच्छा करके हमने दिखाया है, फटाफट ओलंपिक्स में भी वो मोमेंटम बना रहे। अच्छी सी टेल विंड हमें मिली हुई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने की एडवांटेज पोजीशन हमें मिली हुई है, उसको बरकरार करते हुए ओलंपिक्स में भी कुछ करके दिखाएं। इट की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है वांट्स। स्टेलर का मतलब होता है बहुत ही ग्रेसफुल, मैजेस्टिक, शानदार, और भी कुछ लिख दिए मैंने कॉमन से सिनोनिम, एक्सेप्शनल या एक्स्ट्रॉर्डनरी। ठीक है, ग्रेसफुल और मैजेस्टिक जो है इसके कॉमन सिनोनिम है शानदार के। टेल विंड आप जानते हैं, वो वाली विंड जो आपके टेल पे लगे, जहाज की टेल पे जो विंड लगेगी वो जहाज को आगे लेके जाएगी, यानी फेवरेबल विंड्स होंगी, फेवरेबल कंडीशंस होंगी। और हेडविंड्स क्या है? जो जहाज के नोक पे लगे, जो जहाज को पीछे की धकेले। हेडविंड्स का मतलब है अनफेवरेबल कंडीशंस। दोनों वन वर्ड्स हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, टेल विंड, हेडविंड, याद रखना। कह रहा है एवर सिंस अभिनव बिंद्रा वन द नेशंस फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड एट बीजिंग 2008, there has been a steady uptick in performances at multidisciplinary competition। कह रहे जी जब से ये हुआ है, एवर सिंस बिंद्रा साहब ने जीता है देश के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड को, टीम स्पोर्ट्स में नहीं, बैडमिंटन में नहीं, टेनिस में नहीं, इंडिविजुअल किसी आदमी के है ना, एक पर्सन के। जब से बिंद्रा जी ने इस ओलंपिक को जीता है, और कब? बीजिंग में जीता 2008 में, तब से ही एक स्टडी अपटिक हमने देखा है। अपटिक का मतलब होता है इंक्रीज या उछाल, स्टडी का मतलब होता है लगातार। तब से एक लगातार उछाल को हमने देखा है हमारी परफॉर्मेंसेस में, इन मल्टी डिसिप्लिनरी कॉम्पिटिशन्स में, ओलंपिक्स जैसे कॉम्पिटिशन्स में जिसमें कई सारे गेम्स खिलाए जाते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, है ना, हॉकी, कुश्ती, सब तरह के गेम्स यहाँ होते हैं। अभिनव बिंद्रा की वर्ब है वन, अपटिक की वर्ब है हैज़ बिन, क्लोज देयर से शुरू हुआ इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। अगर अपटिक्स होता तो वर्ब लगती है यहाँ पे हैव बिन, है ना, वर्ब और सब्जेक्ट को मैच करवा के चलना है। अपटिक मतलब ऊपर की तरफ, है ना, ऐसा टिक, ऊपर की तरफ उछाल। कह रहे देयर इज इवन अ फर्म बिलीफ दैट इंडिया विल विन डबल डिजिट मेडल्स एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। कह रहे एक फर्म बिलीफ भी है, एक बहुत ही मजबूत हमारा बिलीफ भी है कि इंडिया जो है जीतेगा डबल डिजिट मेडल्स को पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में। तो बिलीफ की वर्ब है इज, अगेन देयर से क्लोज शुरू हुआ है, बिलीफ सिंगुलर है इसलिए वर्ब को सिंगुलर रखा गया है। बिलीव्स होता तो वर्ब यहाँ पे आर हो जाती। ध्यान दो इन चीज़ों को बार बार मैच करवा के, इसीलिए बता रहा हूँ। इंडिया की वर्ब है विल विन। 2024 के ओलंपिक्स अगले साल होंगे फ्रांस में, पेरिस में, फिर उसके बाद होंगे न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद होंगे ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उसके बाद 2036 में हम चाहते हैं हमारे यहाँ हो जाए। कह रहा है वाइल सच कॉन्फिडेंस इज नॉट इंटायरली मिसप्लेस्ड, conducting a mega event such as the Olympics presents a humongous challenge। कह रहे जहाँ जो कॉन्फिडेंस है हमारा, ये पूरे तरीके से मिसप्लेस्ड नहीं है कि हम डबल डिजिट मेडल जीत लेंगे। अभी तक तो 4 या 5 जीतते हैं, या 7 या 8 जीतते हैं, अब हम डबल डिजिट में जाएंगे। ये पूरे तरीके से गलत नहीं है। मिसप्लेस्ड का मतलब होता है गलत प्लेस पे, है ना, रॉन्ग प्लेस पे नहीं है, सही जगह हमने अपना कॉन्फिडेंस रखा है। कह रहे वहाँ पे कंडक्ट करवाना एक बड़े इवेंट को जिसका नाम है ओलंपिक्स, जैसा कि ओलंपिक जैसा इवेंट है, वो प्रेजेंट करता है एक बहुत ही बड़े चैलेंज को भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस की वर्ब है इस, कंडक्टिंग की वर्ब है प्रेजेंट्स। मिसप्लेस्ड मतलब गलत जगह पे रखा हुआ। अगर आपके मेडल आ रहे हैं 3 और आप वादा कर रहे हो इस बार 300 जीत के दिखाएंगे, तो ये मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है आपका। लेकिन अगर आपके 18 आ रहे हैं और आप बोल रहे हो इस बार 25 जीतेंगे, तो ये सही है ना। मिसप्लेस्ड एक एडजेक्टिव है, वर्ब से बना हुआ है, मिसप्लेस से, ठीक है, पार्टिसिपल है, और इसका एक कॉमन सिनोनिम है एन एक्रोनिस्टिक, जो अपने वक्त के हिसाब से मिसप्लेस्ड हो। जैसे 2023 में आप टाइपराइटर लेके घूम रहे हो, दुनिया कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर बना रही है, प्रिंटर है अपने पास, और आप टाइपराइटर पे टाइप करते हैं, तो आपका टाइपराइटर जो है ना वो एन एक्रोनिस्टिक है इन 2023, वक्त के हिसाब से गलत जगह पे रखा हुआ है। समझ गए ना, वन वर्ड है एन एक्रोनिस्टिक, आज के क्विज में पूछा गया। ह्यूमंगस का मतलब होता है मैसिव, बहुत ही, एक्रो, एक सेकंड रुकना, स्पेलिंग सही कर दूं इसकी। ह्यूमंगस का मतलब होता है मैसिव या बहुत ही बड़ा।
कह रहे जी कोस्ट्स आर ऑफन प्रोहिबिटिव एज सीन फ्रॉम द फियर्स पब्लिक आउटक्राई ड्यूरिंग बोथ रियो 26 एंड टोक्यो 2020। कह रहे जी कोस्ट जो है अक्सर बहुत ज़्यादा होती हैं, प्रोहिबिटिव होती हैं। समझ गए ना, जो चीज़ आपको प्रोहिबिट करे, जितनी इतनी ज़्यादा अपने आकार में या कीमत में हो। कह रहे कि जैसा देखा भी गया है उस बहुत ही खूंखार पब्लिक आउटक्राई में, लोगों के गुस्से में। आउटक्राई मतलब जो बाहर आउट करके क्राई निकले, गुस्सा या प्रोटेस्ट बोलते हैं आउटक्राई को। फियर्स का मतलब होता है खूंखार, जंगली या इंटेंस। तो लोगों का जो जंगली खूंखार गुस्सा जो है जहाँ से देखने को भी मिला है ड्यूरिंग दोनों ही गेम्स के दौरान, रियो के 2016 के ओलंपिक्स में और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में। कोस की वर्ब है आर। कह रहे इन द केस ऑफ टोक्यो द फाइनेंशियल बर्डन वॉज सेड टू हैव ballooned to $15.4 billion, more than double the initial estimate। कह रहे टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात करें ना, तो जो फाइनेंशियल बर्डन थी 2020 के ओलंपिक्स थे टोक्यो के, जो 21 में करवाए गए पैंडेमिक की वजह से, कह रहे वो बर्डन जो है वो कही जाती है कि वो बलून कर चुकी है। बलून करना यानी गुब्बारे की तरह फूल जाना। तो खर्चा जो है बलून करके फूल गया है $15.4 बिलियन पे, जो डबल से भी ज़्यादा है, दुगने से भी ज़्यादा है शुरुआती अंदाज के। तो शुरू में इन्होंने सोचा होगा $6 बिलियन में, 6.5 में करवा देंगे। फाइनल जब तक करवाते गए तब तक $15.5 बिलियन का खर्चा जापानियों को करना पड़ा। बर्डन की वर्ब है वॉज सेट। बलून करना यानी फूल करके बड़ा हो जाना, एक्सपैंड कर जाना, है ना, एक्सपैंड कर जाना। चलिए कह रहा है रिसेंटली द ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ विक्टोरिया पुल्ड आउट ऑफ होस्टिंग द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बिकॉज ऑफ माउंटिंग एक्सपेंडिचर। कह रहा है हाल ही में विक्टोरिया नाम की जो स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, अभी तो क्वींसलैंड करवाएगी 2032 में, है ना, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन। अब विक्टोरिया जो स्टेट है, दूसरी स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, उसने पुल आउट ऑफ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, बाहर अपने हाथ खींच लिए। और किससे? होस्ट करने से 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को। और क्यों ये हुआ है? बिकॉज ऑफ की वजह से, बढ़ते हुए, माउंट करते हुए एक्सपेंडिचर के। तो इन्होंने पहले बोला करवाएंगे, फिर अब 23 में आके बोल दिया 26 वाला तो हमसे ना हो पाएगा, खर्चा तो बहुत ज़्यादा है इसमें। और दूसरी जगह क्या हुआ? एंड द कैनेडियन प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा विड्रू अ बिड फॉर द 2030 एडिशन। और कनाडा का जो एक स्टेट है, प्रोविंस है अल्बर्टा नाम का, उसने भी अपने हाथ खींच लिए उस दावेदारी से जो थे 2030 के कॉमनवेल्थ एडिशन जो है गेम्स के एडिशन को करवाने के। तो विक्टोरिया जो है इसकी वर्ब है पुल आउट ऑफ या पुल्ड आउट ऑफ, प्रोविंस की वर्ब है विड्रू। पुल आउट ऑफ करना, विड्रॉ करना, किसी चीज़ से हाथ खींचना। माउंटिंग एक्सपेंडिचर मतलब इंक्रीज होता हुआ, पहाड़ बनता हुआ, माउंट बनता हुआ एक्सपेंडिचर, है ना, ऐसे याद रखें इसको। करेक्ट टू अवॉइड बीइंग सीन एज अ पॉपुलिस्ट एफेमरा इन अ डीपली अनइक्वल सोसाइटी द आईओसी हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन। कह रहे जी ऐसा दिखाई देने से बचने के लिए, अवॉइड बीइंग सीन, ऐसा बीइंग सीन या दिखाई देने से अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए। और क्या? एक पॉपुलिस्ट एफेमरा। एफेमरा का मतलब होता है जी ऐसी चीज़ जो नाशवान है, शॉर्ट लिव्ड है। एफेमरल से एफेमरा नाम का नाउन बनाया हमने। और पॉपुलिस्ट का मतलब है जो लोगों में पॉपुलर हो, जो लोगों से मिलके बनी हो। कह रहे जी अपने आप को एक पॉपुलिस्ट एफेमरा ना बनाने के लिए, दिखाए जाने से बचने के लिए, एक डीपली अनइक्वल सोसाइटी में, एक बहुत ही ज़्यादा असमानता वाले समाज में, जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो भी मूव अवे कर गई है, दूर हो गई है। और किससे? वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन से। ऐसे सोल्यूशन से जिसमें एक साइज में सब फिट हो जाते हैं। हम ओलंपिक करवाएंगे इस साल और जितना खर्चा बीजिंग में हुआ था 2008 में उतना ही हम भी करेंगे। नहीं, सबका साइज सेम नहीं हो सकता, वन साइज फिट फॉल ऑल नहीं है। जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वैसे ओलंपिक करवा लो। तो ये भी वन साइज फिट ऑल वाला सोल्यूशन जो है उससे दूर जा रहा है जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन। एंड नाउ आस्क पोटेंशियल ऑर्गेनाइजर्स टू प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स दैट बेस्ट फिट देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल रियलिटी। और अब आईओसी जो है पूछता है पोटेंशियल ऑर्गेनाइजर से, संभावित मेजबानों से, कि वो प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें जो बेस्ट फिट होते हैं उनके आर्थिक, सामाजिक और एनवायरमेंटल हकीकतों के हिसाब से। तो आईओसी पूछता है कि आपने 2036 में करवाना है, चलो बताओ कितना खर्चा आप कर सकते हो। ऐसे नहीं आईओसी बोलता कि इतना खर्चा करना है, ये सब चाहिए हमें। नहीं नहीं, आईओसी आपसे सब 10 कंट्री से पूछेगा आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, फिर लास्ट में वोटिंग करके एक कंट्री को उसका ठेका दे देगा। तो ये भी वन साइज फिट फॉर ऑल सोल्यूशन से दूर जा रहा है, हमारे हिसाब से ही हमारी कंट्री में अरेंजमेंट करवाने की सोच रहा है। समझ गए? पॉपुलिस्ट एफेमरा क्या होती है? खेल जो है पॉपुलिस्ट एफेमरा है, लोगों को पसंद है, बस
ओलंपिक्स हैं, मेडल जीत गए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सब भूल गए। तो पॉपुलिस्ट एफेमरा नहीं बनना चाहता आईओसी कि 4 दिन हमें लोग याद रखें, फिर पूरा देश जो है 10 सालों तक हमें गाली दे, है ना। तो इसलिए वो चाहते हैं हम ऐसा ना बने, हम तो कंट्री के हिसाब से ही ऑर्गेनाइज करवा देंगे जितना उनका बलबूता हो। आईओसी की वर्ब है हैज़ मूव्ड, दूसरी वर्ब है आस्क्स, दैट की वर्ब है बेस्ट फिट, दैट आया प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। ये पॉपुलिस्ट एफेमरा वाला समझ गए ना, खेल क्या है, पॉपुलिस्ट एफेमरा ही होते हैं। मैच चल रहा है तो मज़ा आ रहा है, मैच खत्म तो भूल गए सब, है ना। करा इंडिया सक्सेस विल डिपेंड ऑन हाउ इट मैरीज इट्स एस्पिरेशंस विद द इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। इंडिया की सारी सक्सेस डिपेंड करेगी इस चीज़ पे, कैसे इंडिया मैरी करता है, अलाइन करता है या बराबर लेकर के आता है अपनी एस्पिरेशंस को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, ख्वाहिशों को इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ में, ओलंपिक्स को मेज़बानी करने के साथ जुड़ी हुई इनहेरेंट जो पेचीदगियां हैं उनके साथ में। कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी इंट्रिकेसीज, इनहेरेंट मतलब इनसेपरेबल, जो बिल्ट इन है। तो कैसे अपनी एस्पिरेशन और कैसे इस ओलंपिक को मेज़बानी करना जो कॉम्प्लेक्स काम है, कैसे इंडिया इन दोनों को बैलेंस करेगा, सक्सेस इसी पे डिपेंड ऑन करने वाली है। मेरे ख्याल से आर्टिकल थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कोशिश हमने की है कि ईजिएस्ट वे में हर चीज़ को ब्रेक करके समझें। फुल फ्लेजिड एक एनालिसिस आपको मैंने देने की कोशिश की है पोस्टमार्टम करके। अच्छा लगता है, समझ में आता है तो क्लास में रेगुलर रहें और क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ नई चीज़ें लाने की सोच रहे हैं, आने वाले वीक्स के अंदर प्लान कर रहे हैं, कंटेंट डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। अब जल्दी से अपने क्विज़ पे आ जाओ। सबसे पहले पूछ रहा है सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है इस पैसेज में जो इंडिया के दावे को लेकर के प्रेजेंट की गई है 2036 के ओलंपिक्स के लिए। 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। किसी आर्ग्यूमेंट में ये लिखा गया है कि इंडिया ऐसे ही कर रहा है, किसी आर्ग्यूमेंट में लिखा गया है कि इंडिया के लिए कर तो दिया इंडिया ने, लेकिन इंडिया के लिए खर्चा बड़ी सरदर्द है ना। तो 5 आर्ग्यूमेंट की हिंदी आपको करनी है। मैं करवा दूंगा तो फिर वही बात है भाई, पढ़ा भी मैं दूं, क्वेश्चन भी मैं बना दूं, आंसर भी मैं निकाल दूं, है ना, आपके सामने पेपर भी मैं दियाऊंगा आपका। थोड़ी मेहनत करो। 5 में से जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डाल दिया, फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे, वहाँ से मैच कर लेना। हिंदी करते ही आपका आंसर निकल आएगा। सेकंड में पूछा है जी, इनमें से पैसेज में कौन सा एग्जाम्पल हाईलाइट करता है फाइनेंशियल चैलेंजेस को जो फेस किए गए किसी कंट्री के द्वारा स्पोर्टिंग इवेंट को होस्ट करते हुए। तो ऐसी कौन सी घटना इन 5 में से जिसको देख के आपको लगता है कि बड़े बड़े स्पोर्टिंग टूर्नामेंट्स को करवाना अपने आप में बड़ा ही बर्डन भरा काम है। बीजिंग के 2008 के ओलंपिक सुन के लगता है, या विक्टोरिया के 2026 के कॉमनवेल्थ गेम की कहानी सुन के लगता है, या भारत की 2036 की ओलंपिक के दावे को सुन के लगता है, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स जो इंडिया ने होस्ट किए थे उसको सुन के। तीसरा भी मैंने इसी का बनाया कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। दूसरे का आंसर आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, कोशिश करो। तीसरे में पूछा है जी, इंडिया का मोटिवेशन क्या है, क्यों 2036 के ओलंपिक्स हम करवाना चाहते हैं। पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिले, कल्चरल अचीवमेंट मिले, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी मिले, स्पोर्टिंग एक्सीलेंस मिले, या सस्टेनेबिलिटी मिले एनवायरमेंटल के हिसाब से। अच्छा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट कमेंट में आंसर इसका भी डाल दिया है। तीसरे चौथे पांचवें में वोकैब मिलेगी, जो आदमी बोलने से मना करता हो, डिसइंक्लाइन टू टॉक हो। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय और हैप्पीनेस को क्या बोलते हैं, परमानेंट को क्या बोलते हैं। कोई चीज़ जो एग्जिस्ट करती हो रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग टाइम पे, उसके लिए क्या वन वर्ड बनता है। तीनों आपको करवाए हैं, अच्छे से करवा दिए हैं, इनका वन वर्ड आपको बताना है। 6 में सिनोनिम एंटोनिम पूछा है अनसेवरी का, ठीक है, अनसेवरी का आपसे एंटोनिम पूछा है, तो मैं 1-2 चेंज कर देता हूँ, है ना। चलो एंटोनिम बताना है इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिया है, चारों का मीनिंग निकाल लो, अपने आंसर को चूज़ करो। 7वें 8वें में 2 एरर्स मिलेंगी, जो 2 कॉन्सेप्ट्स आपको करवाए हैं। पहला एरर आपको मिल सकता है यहाँ पे इस फ्रेज में, और दूसरी एरर आपको मिलेगी ही मिलेगी इस वाली वर्ब में। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग।